गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके गुप्ता, वीके न्यूरोकेयर एंड ट्रॉमा रिसर्च हॉस्पिटल हिसार से आज आपके एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूं जो आजकल बहुत ज़्यादा, स्पेशली सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक। पैरालिसिस किसी भी एक तरफ के हाथ पैर का कमजोर होना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, आंख का टेढ़ा हो जाना, मुंह का बंद ना होना, इसको हम लोग पैरालिसिस कहते हैं, जिसको कुछ लोग लकवा भी कहते हैं। यदि हम राजस्थान बेल्ट में जाते हैं तो इसको लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। जैसे लकवा होते ही लोग देसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यदि हम पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में यदि किसी को ऐसी जरा सा भी डाउट होता है तुरंत अफीम दे देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरालिसिस एक तरह का ब्रेन स्ट्रोक होता है। और ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। एक ब्रेन स्ट्रोक तो होता है जिसे हम इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, जिसके अंदर दिमाग के अंदर नस बंद हो जाती है। और एक होता है जिसके अंदर दिमाग के अंदर नस लीक कर जाती है। तो इसके अंदर जो सबसे जरूरी आप लोग ये समझने के लिए है कि देसी दवा और अफीम दोनों ही नुकसान कर सकती हैं। यदि पेशेंट को नस बंद हुई है उसका इलाज अलग है, और यदि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है उसका इलाज अलग है। तो हमें यदि ऐसे किसी भी अपने जानकार को ऐसे शक होता है तो हमें उसको जल्द से जल्द नज़दीकी ऐसे अस्पताल में ले जाना चाहिए जहाँ पे न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। अब यदि हम लक्षण की बात करेंगे तो लक्षण के अंदर सर दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर आना, आंखों से दो दो दिखना, एक तरफ हाथ पैर का कमजोर हो जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, कान से कम सुनाई देना, ये सारे जो है लकवे में लक्षण आ सकते हैं। बेहोशी यदि बहुत ज्यादा नस की ब्लॉकेज है या ब्रेन हेमरेज है तो मरीज को बेहोशी भी हो जाती है। कारण की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये ओल्ड एज में ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आजकल यंग एज में भी देखा जाता है। जो हमारा खान पीन है, रहने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, उससे इस तरह की बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। इसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, ओवरवेट और एडिक्शन, ये सारी चीजें एक इसके अंदर कारण होती हैं। यदि हमारा बीपी है, हम बीपी की दवा रेगुलर नहीं ले रहे, बीपी कंट्रोल में नहीं है। शुगर है, शुगर दवा नहीं ले रहे, शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको जानने के लिए, कारण के लिए यदि हमें क्या है, सीटी स्कैन कराना जरूरी है। और ऐसे पेशेंट में एमआरआई भी कराना पड़ता है। और यदि हम एक बार स्ट्रोक हो जाए तो दोबारा भी होने की संभावना होती है। और खासकर यदि ये इश्केमिक स्ट्रोक है जिसके अंदर नस बंद हो जाती है, एक तरह का हार्ट अटैक टाइप होता है, इसके होने की संभावना दोबारा होती ही है। तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो करा लेने चाहिए, जैसे कैरोटिड डॉपलर है, इको है, ताकि हमें पता चल जाए कि किसी और जगह खून की नाड़ी में ब्लॉकेज तो नहीं है। यदि हार्ट में प्रॉब्लम है, वॉल्व का डिफेक्ट है, तो उससे मरीजों में खून के थक्के दिमाग में बार बार जाते रहते हैं। यदि कैरोटिड आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज है तो उसके अंदर भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, या तो स्टंट डालते हैं या ऑपरेशन करके क्लॉट निकाल देते हैं। इसके अलावा यदि हम इलाज की बात करें तो इलाज में ब्रेन हेमरेज का इलाज अलग है और इश्केमिक स्ट्रोक का इलाज अलग है। स्ट्रीमिक स्ट्रोक में तो आजकल गोल्डन आवर आ गया है, और 3 घंटे का एक गोल्डन आवर है। यदि 3 घंटे के अंदर मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो उसके अंदर एक इंजेक्शन आता है, यदि हम वो लगा दें तो उससे जो ब्लड क्लॉट इकट्ठा होता है वो घुल जाता है, उससे रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसके अलावा यदि मरीज जो लेट पहुंचता है उसमें खून पतला की दवा, इंजेक्शन शुरू करने पड़ते हैं। साथ में ब्रेन को दोबारा रिवाइव करने के लिए दवा देते हैं। ब्रेन में जो सेकेंडरी डैमेज होता है, जैसे दिमाग में सूजन आना ही ना, उसके लिए दवा देते हैं। अब जैसे ये मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं लकवा क्या होता है और किस वजह से होता है जी, तो जैसे मैंने आपको बताया लकवा क्या है, शरीर में किसी भी हिस्से में कमजोरी हो जाना को हम लकवा बोलते हैं। और वजह
दो ही होती हैं, या तो दिमाग के अंदर नस लीक कर गई है और या दिमाग के अंदर नस की ब्लॉकेज हो गई है। जैसे मैंने उसके कारण आपको बताए, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओल्ड एज, और जिन पेशेंट को जो है ये कंट्रोल में नहीं रहती बीमारी, उनमें होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे। ट्रीटमेंट में इश्केमिक स्ट्रोक में पेशेंट को जो है हम खून पतला करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, ब्रेन टॉनिक देते हैं। इसके अलावा यदि मरीज के ऐसे हिस्से में हो जिससे कुछ मरीज को दौरे पड़ने लग जाते हैं, हमें उसकी दवा देनी पड़ती है। इसके अलावा सेकेंडरी डैमेज होते हैं। सेकेंडरी डैमेज में हमें दिमाग के अंदर सूजन कम करने के लिए दवा चलानी पड़ती है, ताकि सेकेंडरी डैमेज ना हो, उसको कम से कम कर सके। अब जैसे ये लक्की जी पूछ रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज कारण क्या है सर। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ब्रेन हेमरेज कारण, ज्यादातर कारण ब्लड प्रेशर होता है और खून की नाड़ी का मोटा हो जाना था। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है किसी का, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और ब्लड प्रेशर मीन है। दूसरा कारण होता है दिमाग के अंदर नस कमजोर होती है, तो नस फूल जाती है, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो एन्यूरिज्म का मैं जैसे जब ब्रेन हेमरेज के इलाज की बात करूं तो एन्यूरिज्म के बारे में आपको बताऊंगा। तो यदि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है, ब्रेन हेमरेज छोटा ब्लड क्लॉट है, तो उसमें कई बार हमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बस हमें ये देखना पड़ेगा ये जो ब्लड क्लॉट जमा हुआ ये एन्यूरिज्म के कारण ना हो या एवीएम के कारण ना हो, जिसमें खून की नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं, वो लीक कर जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट में दोबारा लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हम लोग डीएसए या सीटी स्कैन एंजियोग्राफी कराते हैं। यदि उसके अंदर नस फूली आती है तो उसके अंदर हमें कॉइलिंग करनी पड़ती है या ऑपरेशन करके चिमटी लगानी पड़ती है। यदि ये एवीएम है तो एवीएम में आजकल स्टैंडर्ड इलाज जो है गामा नाइफ है, जिसके लिए हम गामा नाइफ के लिए मरीज को भेजते हैं। यदि बड़ा क्लॉट है तो उसको हमें ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। आजकल छोटे चीरे से भी बड़ा क्लॉट निकाला जा सकता है, स्टीरोटैक्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे दिमाग में दबाव का इफेक्ट कम हो जाता है, मरीज की रिकवरी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जांगड़ा जी पूछ रहे हैं सर, लकवा और ब्रेन स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक एक बीमारी है और लकवा एक लक्षण है। दोनों एक ही पार्ट है। मतलब ब्रेन स्ट्रोक होगा तो उससे जो भी इफेक्ट आएंगे वो लकवा के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो इसमें अब हम सबसे जरूरी चीज है, हम मेडिकल साइंस में हमेशा बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन में आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर आपको दवा रेगुलर खानी पड़ेगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना पड़ेगा। यदि आपको शुगर है, शुगर की दवा रेगुलर खानी पड़ेगी और शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा करने लग जाते हैं तो उससे भी इस तरह की बीमारी को काफी कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडिक्वेट स्लीप लेना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि रात में नींद पूरी नहीं होती है, काम में लगे रहते हैं और अगले दिन सवेरे परेशानी में आ जाते हैं। ये सुनील मिगलानी जी पूछ रहे हैं, बीपी वाले मरीज को कितना रिस्क है। देखिए, एग्जैक्ट रिस्क तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा देखा गया है जिन पेशेंट में अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है उनमें 10 से 12% ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। और ऐसे पेशेंट में ब्रेन स्ट्रोक, खून का दौरा भी कम हो जाता है, इश्केमिक स्ट्रोक भी हो जाता है। तो जो हम प्रिवेंशन की बात करें, जैसे बीपी है, बीपी में बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं जी ये मरीज को गुस्सा बहुत आता है, इसका बीपी बढ़ जाता है। गुस्सा आना बीपी नहीं है। बीपी अपने में एक बीमारी है जिसको आप बीपी इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। रेगुलर डॉक्टर से चेकअप से बढ़िया कोई चीज नहीं है। रूबी जांगड़ा जी पूछ रहे हैं, लकवा को 100% इलाज पॉसिबल है क्या सर। देखिए, जैसे मैंने बताया, यदि इश्केमिक स्ट्रोक है और गोल्डन आवर में पेशेंट आ जाता है तो इसके अंदर रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे पेशेंट ऑलमोस्ट 100% रिकवर कर जाते हैं। यदि ब्रेन हेमरेज है
तो ब्रेन हेमरेज के अंदर जो यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है दिमाग के ज़रूरी हिस्से में है, तो ऐसे मरीज को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा यदि हम आज के 15 साल पहले बात करते हैं, तो लकवे के 100 मरीज हम लेके चलें तो उसके अंदर जो है 40-50 की डेथ हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में वो जो इनका सर्वाइवल रेट 85% चला गया है, यदि ब्रेन का इंपॉर्टेंट एरिया नहीं इन्वॉल्व है तो। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं, कैन वी गो फॉर थ्रोम्बोलिसिस एवरी केस हु आर द प्रेजेंटेड टू अस इन विंडो पीरियड? हाँ, जो पेशेंट आपके विंडो पीरियड में आते हैं, उसका एक क्राइटेरिया होता है। 3 घंटा तो अपने में एक क्राइटेरिया है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, पेशेंट ऑलरेडी किसी खून पतला करने वाली दवा पे नहीं होना चाहिए। यदि आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें खून में जमने की ताकत नॉर्मल आनी चाहिए। यदि आईएनआर बढ़ा होता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोलिसिस करने में हम लोग अवॉइड करते हैं। क्योंकि थ्रोम्बोलिसिस जो इम्प्रूवमेंट है वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन थ्रोम्बोलिसिस यदि मान लो ब्लीडिंग हो गई, तो वो 100% फेटल है, उस मरीज को बचा पाना बहुत मुश्किल है। हर चीज के इलाज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो हमें कस्टमाइज करना पड़ता है, पेशेंट वाइज चलना पड़ता है, कौन सा पेशेंट को क्या इलाज सही बैठेगा। इसीलिए आपको जो भी है डॉक्टर, जब भी इस तरह की बीमारी हो, आपको उचित डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए ताकि आपके मरीज का सही इलाज हो सके। ये फेसबुक लाइव हम वीके न्यू ईयर हॉस्पिटल की तरफ से लगातार करते रहेंगे। हमारा पर्पस है हम जनता को जागरूक करें। मैं और डॉक्टर अशोक कुमार मिलके आपको बार-बार कुछ ना कुछ नए टॉपिक करेंगे और इसके अंदर स्क्रॉल में मोबाइल नंबर आ रहा है और हॉस्पिटल का मेल आईडी आ रहा है। आप चाहें तो इस पे कोई भी क्वेरी हो उसको डाल सकते हैं और उसका हमारी कोशिश रहेगी हम अब जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई करें। और यदि आप किसी नए टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको करिए। ये फेसबुक लाइव को आप अपने ज़्यादातर अपने फ्रेंड और सब में सर्कुलेट करें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और इसका मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। नमस्कार।